नमस्कार आप सभी का स्वागत है टेस्ट कोच बाय एस चंद में। परसेंटेज पार्ट 8 आज हम करने जा रहे हैं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक हम सारे कॉन्सेप्ट और सारे टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने की। यहाँ पर हम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए परसेंटेज के जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं, है ना, जो कि आपके एग्जाम के रिलेवेंट हैं और जिनका लेवल बिल्कुल आपके एग्जाम जैसा ही है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए जरा इसको। सवाल हमसे कहता है अ नंबर वाज इंक्रीज्ड बाय 20% देन अगेन इट वाज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज्ड नंबर बी रिड्यूस्ड सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर लाने के लिए हमें नंबर को कितने से डिक्रीज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर 20-20% की दो सक्सेसिव इंक्रीज है, मतलब पहले 20% बढ़ाया फिर से 20% बढ़ाया। मतलब देखो आप जानते हो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, है ना। 20% का मतलब है 1/5, मतलब नंबर मेरे पास पहले 5 था और उसमें मैंने एक बढ़ा दिया तो 6 हो गया, और फिर से मैंने 20% का इंक्रीज किया, मतलब ये रेशियो मैं फिर से लिखूंगा। तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 आएगा, राइट। तो मेरा जो नंबर था वो 25 था और ओवरऑल वो 36 हो गया फाइनली। तो मुझे जब रिड्यूस करना है तो मैं इसमें रिड्यूस करूंगा कितना, जब वापस मुझे लेकर आना है तो 11 का रिडक्शन करूंगा 36 में, तो 11/36 इंटू 100 यही आएगा। 4 से गया 9 बार, 4 से गया 25 बार, तो इट इज 275 अपॉन 9। 9 3 जा 27, देन 0 5 बचा, 35/9%, ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, बट इफ अ फैमिली डज नॉट वांट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन शुगर, बाय व्हाट परसेंट दे हैव टू डिक्रीज देयर कंजम्पशन। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं, प्राइस कंजम्पशन वाला। तो देखो प्राइस जो है 25% से बढ़ा, तो प्राइस का जो रेशियो हुआ वो 4 से 5 हो गया। हमें पता है कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस एंड कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर ये 4 से 5 हुआ तो कंजम्पशन जो है 5 से 4 हो जाएगा, राइट। तो यहां पर कितने का डिक्रीज होगा, 1 का डिक्रीज होगा 5 पर, तो 1/5 मतलब 20%। तो द राइट आंसर इज बी। क्लियर। नेक्स्ट, the number of seats in a cinema hall is increased by 25% and the cost of the ticket is also increased by 10%. The effect of these changes on the collection will be an increase of what percent। तो देखो जो आपका कलेक्शन होता है ना, कलेक्शन वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ सीट्स एंड एक प्राइस ऑफ ईच टिकट। भाई आपने कितनी टिकट बेची, कितनी सीट ऑक्यूपाई हुई और कितना जो है एक सीट का प्राइस है, एक टिकट का प्राइस है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल कलेक्शन मिल जाएगा, राइट। तो मुझे पता है, सवाल हमसे कहता है नंबर ऑफ सीट्स इज इंक्रीज बाय 25%, इसमें 25% का इंक्रीज होता है, राइट। एंड द कॉस्ट ऑफ टिकट इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, तो प्राइस ऑफ टिकट इज इंक्रीज बाय 10%। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कलेक्शन है, तो जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट है और इससे बनने वाली एक तीसरी चीज है तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे, 25 + 10, a + b + ab by 100, 25 × 10 by 100, ठीक है। सो इट इज 45 प्लस दिस इज व्हाट 250 by 100 या 25 by 10 2.5, सो इट इज व्हाट 47.5%, ठीक है, ऑप्शन सी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय r% देन डिक्रीज्ड बाय r%, इफ द लेटेस्ट प्राइस इज ₹1 देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो क्या करना है यहाँ पर, ओरिजिनल प्राइस मैंने मान लिया p, है ना। जब हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की बात कर रहे थे क्लास नंबर 2 में, परसेंटेज पार्ट 2 में, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी वैल्यू को r% से इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू अपने आप का 1 + r/100 टाइम्स हो जाती है, राइट। r% से इंक्रीज करना मतलब 1 + r/100 से मल्टीप्लाई करना, देन इट इज डिक्रीज बाय r%। r% से डिक्रीज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 - r/100 से, एंड नाउ इट बिकम्स ₹1, ये ₹1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो
we can say this is P 100 plus R upon 100 and this is 100 minus R upon 100 and this is equal to 1. क्लियर? अब ये क्या हो जाएगा, देखो P की वैल्यू जो हो जाएगी वो 100 इंटू 100 ऊपर जाकर हो गया 10,000 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 माइनस आर का स्क्वायर. सो ओरिजिनल प्राइस वाज दिस, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5. The price of oil is increased by 20% if a customer increases his consumption by 10%. By how much percentage expenditure will increase? Right? तो आपको पता है ये रिलेशन, एक्सपेंडिचर इज प्राइस इनटू कंजम्पशन, है ना. प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बाय 10%. तो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज होगा? तो दोनों का प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, सक्सेसिव, यानी 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 बाई 100. सो आई कैन से इट इज 32%. राइट? ऑप्शन बी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस इन एवरी ऑल्टरनेट ईयर बाय 10%. यानी हर साल 10% बढ़ती है, फिर नेक्स्ट ईयर 10% कम हो जाती है. ये पैटर्न फॉलो होता है. इट स्टार्टेड विद एन इंक्रीज ऑफ 2000, सॉरी इंक्रीज इन 2000, देन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन 2003 एज कंपेयर टू दैट इन 2000 वाज व्हाट. तो देखो 4 साल है यहाँ पर, 2000, 2001, 2002 एंड 2003. ठीक है? यस. तो सबसे पहले क्या होगा, इट स्टार्टेड विद एन इंक्रीज इन 2000. तो यहां पर क्या होता है कि ईयर 2000 में वो इंक्रीज होती है, कितनी इंक्रीज होती है, 10%. फिर क्या होगा, 10% डिक्रीज होगा, फिर 10% इंक्रीज हो जाएगा. तो 3 चेंज है यहां पर, है ना, 3 चेंज है और तीनों सक्सेसिव हैं. तो मैं क्या करूंगा, 10% का मतलब होता है, हम सभी जानते हैं 1/10. राइट? तो सबसे पहले रेशो हुआ 10 से 11, फिर रेशो हुआ 10 से 9, एक कम हो जाएगा, फिर 10 से 11 होगा. अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1000 और ये कितना हो जाएगा, 11 इंटू 11, 121 इंटू 9, 1089. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 100:10 से डिवाइड कर दो, 108.9. 100 पर चेंज निकालना आसान होता है ना. तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो चेंज है वो 8.9% का इंक्रीज है. इट इज इंक्रीज्ड बाय 8.9%. ऑप्शन ए. नेक्स्ट, तो इलेक्शन वाले सवाल हमने कल किए थे, तो इलेक्शन वाला ही सवाल है ये. देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 2% वर डिक्लेयर इनवैलिड. ठीक है, a candidate got 9261 votes which was 75% of the valid votes. ठीक है, find the total number of voters enrolled in that election. ठीक है, तो आप देखो कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे T, मुझे नहीं पता कितने थे तो मैंने T मान लिया. अब इसमें 75% ऑफ द पीपल कास्ट देयर वोट्स, 3/4 लोगों ने वोट डाला, है ना. 75% मतलब 3/4, तो इतने लोगों ने वोट डाला. अब इसमें से 2% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए, 98%. तो ये मेरे पास आ चुके हैं वैलिड वोट्स, ये आ चुके हैं वैलिड वोट्स. और इस कैंडिडेट को मिले हैं 9261 विच इज 75% ऑफ वैलिड वोट्स. 75% मतलब 3/4 ऑफ वैलिड वोट्स, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 9261. टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें निकालने, तो यानी टी की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे. देखो 14 से 7 से कैंसिल कर सकते हैं, 7 से गया 14 टाइम्स, 7 से गया 7 1 7, 7 3 21, 7 2 14, 7 3 21. राइट? 3 3 9, 9 से कैंसिल करो, 9 9 5 35, 45, सो नो, 9 4 36, 9 7 63. राइट? 7 से फिर काट दो,
2 टाइम्स, 7 से काट दो 21 टाइम्स, 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा 8 इंटू 21 इज 168 मल्टीप्लाइड विद 100, यानी 16,800 मेरा आंसर है, ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट, in an election between two candidates 10% of the voters enlisted did not take part, है ना, 10% लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वोट डालने ही नहीं गए, 1200 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, 1200 वोट ऐसे थे जो कि इनवैलिड हुए, द विनर कैंडिडेट गॉट 68% ऑफ टोटल वोट्स, 68% ऑफ वैलिड वोट्स नहीं बोला यहां पर, ध्यान दीजिएगा, 68% ऑफ टोटल वोट्स एंड वॉन बाई 56,400 votes. Determine the number of votes casted for the candidate who lost the election. है ना, जो कैंडिडेट चुनाव हार गया उसको कितना मिला। ओके ठीक है, तो मैंने कहा कि सर टोटल जो नंबर ऑफ वोटर्स थे वो 100x थे, मैंने 100x मान लिया इस बार टोटल, ठीक है। 10% डिड नॉट टेक पार्ट, 10% यहां से कम कर दो तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 90% लोगों ने, यानी 90x, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, राइट, दीज मेनी पीपल पार्टिसिपेटेड, एंड इसके बाद दिया गया है 1200 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, तो इनमें से 1200 वोट जो इनवैलिड है वो माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 90x माइनस 1200, ये मेरे पास वैलिड वोट्स आ गए, ये क्या आ गए, वैलिड वोट्स। अब ये जो वैलिड वोट्स होते हैं ना वो दो कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ए और बी में, है ना, ए इज अ विनर सपोज एंड बी इज अ लूजर, एक विनर होगा एक लूजर होगा, ठीक है। अब विनर को जो मिले हैं, ही गॉट 68% ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल वोट्स कितना था 100x, इसका 68% यानी 68x इसको मिला, राइट। तो भाई इसको कितना मिलेगा, तो मैं टोटल वैलिड वोट्स में से इतने माइनस कर दूंगा तो बी का शेयर आ जाएगा, तो इसमें से इसको जब आप माइनस करोगे तो 90x माइनस 68x इज व्हाट, 22x माइनस 1200, यही तो आएगा। आप इन दोनों को ऐड करके देखो, इतना आना चाहिए, राइट। एंड ही वॉन बाय 56,400 वोट्स, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने वोटों से जीता, जो इन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करो, कितना हो गया 46x, इसमें से आप इसको माइनस कर रहे हो तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1200 एंड इट इज इक्वल टू 56,400, राइट। तो 46x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस किया तो 55,200, ये आएगा, राइट। 23 से कैंसिल किया दो बार, या 46 से कैंसिल कर दो एक बार, बचेगा कितना 9, 46 इंटू 2 92, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1200। सवाल क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड फॉर द कैंडिडेट हु लॉस्ट द इलेक्शन, तो लूजर को कितने वोट्स मिले, तो ये इतने मिले हैं, सो ये कितने हो जाएंगे देखो, 22x यानी 22 इंटू 1200 माइनस 1200, राइट। तो 1200 इज कॉमन, 1200 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 22 माइनस 1 विच इज व्हाट 21, तो 21 इंटू 1200 हो गया, ये 12 इंटू 1 12, ये 25, तो ये आंसर आ गया 25200, ठीक है, 25,200, यानी ऑप्शन बी। क्लियर? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, देखो इसको, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 76% वाटर and dry fruits contain 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruits? Right? तो कल एक सवाल कराया था मैंने एवेपोरेशन वाला, मुझे याद भी है कि मैंने इसको दो तरीके से आपको बताया था, एक तो है नॉर्मल इक्वेशन मेथड और दूसरा रेशियो मेथड, आप किसी से भी कर सकते हो, सेम वही है। देखो फ्रूट के दो पार्ट होते हैं, फ्रूट के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सॉलिड पार्ट जिसको हम बोलते हैं पल्प, है ना, और दूसरा होता है उसमें लिक्विड पार्ट जिसको वाटर बोलेंगे। अब जैसे कोई भी फल है, लेट सपोज आपने बात की संतरे की,
है ना, आपने ऑरेंज की बात की तो उसमें कुछ पल्प होगा और कुछ पानी होगा, है ना। अब आप जब आपने बहुत दिन तक उसको एक टेबल पर रख दिया, वो सूख गया, तो क्या हुआ, उसमें पल्प थोड़ी चेंज होगा, पानी का लेवल कम हो गया, तभी तो हम कहते हैं सूख गया, इट बिकम्स ड्राई फ्रूट, है ना। तो फ्रेश फ्रूट से जब हम ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट करते हैं तो पानी का लेवल कम होता है, पल्प उतना ही रहता है ना। तो अगर मैं फ्रेश, तो मैं बात करूं पल्प की, तो पल्प इन फ्रेश फ्रूट्स विल बी सेम एज पल्प इन ड्राई फ्रूट्स। जैसे कल सॉल्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, वहां पर पानी कम एवेपोरेट हो गया था, तो सॉल्ट सेम था, ऐसे यहां पर पल्प सेम रहेगा। तो हमसे सवाल ये कहता है कि हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। भाई 100 kg फ्रेश फ्रूट्स है मेरे पास, अब इससे कितने ड्राई फ्रूट बनते हैं मुझे नहीं पता। मैं कहता हूं कि फ्रेश फ्रूट्स है मेरे पास 100 kg और ड्राई फ्रूट्स है लेट्स सपोज x kg। फ्रेश फ्रूट से 100 kg, ड्राई फ्रूट से x kg, तो पल्प कितना होगा। तो आप देखो फ्रेश फ्रूट्स में जो पल्प है वो कितना होगा 24%, बिकॉज 76% वाटर है, तो पल्प कितना होगा 100 माइनस 76 यानी 24%। सो आई कैन से इट वुड बी 24% ऑफ 100, कह सकते हैं ऐसा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू पल्प इन ड्राई फ्रूट्स, राइट। तो ड्राई फ्रूट हमने कितने बनाए x kg। अच्छा ड्राई फ्रूट में वाटर होता है 20%, तो पल्प कितना होता है 80%, कह सकते हैं हम ऐसा, पल्प होता है 80%। सो 80% ऑफ व्हाट, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी इसकी कितनी है x, जो हमें निकालनी है। तो मैंने 100 से 100 काट दिया, 20 से गया 4 बार, 20 से गया 5 बार, 4 से गया 6 बार, 6 इंटू 5 कितना आ गया 30 kg, यानी मैं 100 kg फ्रेश फ्रूट से 30 kg ड्राई फ्रूट बना सकता हूं, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। सो द होल आइडिया इज व्हेन यू कन्वर्ट fresh fruits into dry fruits, water level changes but the pulp remains same। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। तो इनकम टैक्स वाले सवाल कल कराए थे, तो देखो उसी टाइप का आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया। द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो कल हमने इसको बेसिक से किया था, राइट। मैंने इनकम 100 मान ली थी, रेट को x% मान लिया था, उस तरीके से किया था। आज मैं इसका और एक शानदार तरीका आपको बताता हूँ जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो हमने कल ये चीज देखी थी कि टोटल जो आपकी ग्रॉस इनकम है, ठीक है, उसमें से जब मैं टैक्स माइनस कर देता हूं तो नेट इनकम आ जाती है, आती है कि नहीं। भाई आपने 100 रुपए कमाए और 20 रुपए टैक्स दे दिया सरकार को, तो आपके पास नेट इनकम कितनी बची, 80 रुपए ना। 100 में से 20 तो टैक्स चला गया, तो नेट इनकम 80 रुपए बची। आप अभी भी 100 रुपए कमा रहे हो, आपकी कमाई वही है, लेकिन सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, तो आपकी नेट इनकम कम हो जाएगी ना। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है कि सरकार ने टैक्स 19% बढ़ा दिया, तो आपकी नेट इनकम जो है 1% से कम हो गई, लेकिन अभी भी आपकी ग्रॉस इनकम तो सेम ही है ना। आप 100 ही रुपए अभी भी कमा रहे हो, पहले भी 100 ही कमा रहे थे, अब क्योंकि टैक्स बढ़ा है इसलिए आपकी नेट इनकम कम हो रही है, ग्रॉस इनकम इज सेम। तो आप यहां पर देखो कि ग्रॉस इनकम क्या होगी, ग्रॉस इनकम क्या होगी, नेट इनकम प्लस टैक्स। भाई टैक्स को इधर ले जाओ, ग्रॉस इनकम वुड बी नेट इनकम प्लस टैक्स। ये बात सभी को समझ आ रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि नेट इनकम में 1% का आता है रिडक्शन, और टैक्स में 19% का आता है इंक्रीज। ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज है, और ओवरऑल ग्रॉस इनकम में कोई चेंज नहीं, कोई भी चेंज नहीं है, इट इज 0%। ग्रॉस इनकम में कोई थोड़ी चेंज होगा, क्योंकि ग्रॉस इनकम तो जो आप कमा रहे हो वही है। नेट इनकम टैक्स पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि जितना ज्यादा टैक्स लगेगा उतनी नेट इनकम कम हो जाएगी। अच्छा मुझे इसमें कोई चेंज नहीं करना, और ये चीज जो है इन दोनों का सम है, तो मैं जितना इसमें बढ़ाऊंगा, लेट सपोज मैंने एक्स इसमें बढ़ाया, तो इसमें से एक्स ही कम करना पड़ेगा, तभी तो नो चेंज आएगा, इसमें जीरो का चेंज। भाई इसमें जीरो चेंज कब आएगा, जितना इसमें मैंने बढ़ाया है उतना ही इसमें कम करना पड़ेगा, राइट। तो मतलब इसमें जो चेंज है 1% ऑफ नेट इनकम, यानी 1% ऑफ नेट इनकम इज इक्वल टू दिस चेंज। इसमें जितना डिक्रीज है मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो उतना ही चेंज इसमें होना चाहिए, यानी 19% ऑफ टैक्स, राइट, 19% ऑफ टैक्स, यानी कि नेट इनकम
अपॉन टैक्स मस्ट बी इक्वल टू 19:1। ठीक है, आप टैक्स किस पर लगाते हो? जो ओवरऑल आपकी इनकम होती है, टैक्स परसेंट भी आप उसी में निकालते हो, तो ग्रॉस इनकम पर आप निकालते हो ना। तो ग्रॉस इनकम क्या होगी? नेट इनकम प्लस टैक्स। ग्रॉस इनकम इज नेट प्लस टैक्स। तो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो कितना आ रहा है? ग्रॉस इनकम आ रही है आपकी 20, नेट इनकम प्लस टैक्स। तो आपका जो टैक्स लगा वो 1 रुपए लगा 20 पर, तो टैक्स परसेंट कितना हो गया? टैक्स की रेट क्या हो गई? 1 रुपए आप टैक्स लगा रहे हो 20 पर, तो कितना आ गया ये? 5 × 1, यानी कि 5%। यस, 5% इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। बात सभी को समझ आ रही है? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है अ मैन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% ऑफ द रिमेनिंग। अब देखो ये टाइप के सवाल अभी हमने कवर नहीं किए, तो अब ये कवर करेंगे। रिमेनिंग वाले 20% उसने फूड पर खर्चा किया, 20% रिमेनिंग का उसने क्लोथ्स पर खर्चा किया, 10% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स ऑन एजुकेशन, ही सेव्स दिस मच। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंट ऑन क्लोथ्स एंड द अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन। राइट, चलिए तो देखो हम एक काम करते हैं। सबसे पहले रिमेनिंग की बात हो रही है, रिमेनिंग मतलब सक्सेसिव की बात हो रही है, बचे हुए में से इतना ले रहे हैं, है ना। तो सक्सेसिवली चीजों को कम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये वैल्यू ना 20% है, यानी इसका मतलब है 1/5। ये वैल्यू भी 20% है, यानी इसका मतलब भी है 1/5। और ये वैल्यू है 10%, यानी इसका मतलब है 1/10। तो क्यों ना इनिशियली वैल्यू ऐसी मान ली जाए जो 5 × 5 × 5 का मल्टीपल हो। तो 5 × 5 25, 25 × 10 250। तो मैंने चीजें मेरी पॉइंट में ना जाए इसलिए मैंने इनिशियल इनकम मान ली 250। ठीक है, मैंने इसकी इनकम मान ली क्या? 250। राइट, अब 250 में से वो करता क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले 20% फूड पर खर्चा कर देता है। तो फूड पर इसने खर्चा किया 20%। इसका 20% कितना हो गया? 50 रुपीज, यानी 50 रुपए इसने फूड पर खर्चा किया। राइट, इसके बाद बचे हुए का 20% वो क्लोथ्स पर खर्चा करता है। भाई बचा कितना? अगर 250 में से 50 चला गया तो 200 बचा। तो क्लोथ्स पर कितना खर्चा करेगा? 200 का, देखो 250 में से 50 चला गया, 200 बचा ना। तो 200 का 20% कितना हो जाएगा? 40 रुपए। ये क्लोथ्स पर खर्चा करेगा। अब जो बचा हुआ है वो कितना है आपके पास? 200 में से 40 भी चला गया तो 160 बचा। तो बचे हुए का 10% वो एजुकेशन पर खर्चा करता है। ठीक है, तो इसका 10% हो गया 16 रुपए। तो एजुकेशन पर उसने खर्चा किया 16 रुपए, और बाकी का पैसा वो बचा लेता है, सेविंग हो जाती है बाकी उसकी। सेविंग कितनी होगी भाई? 160 में से 16 भी चला गया तो 144 बचा, ये उसकी फाइनल सेविंग है। ठीक है, तो ये जो 144 यूनिट्स की वैल्यू है वो मुझे दी गई है 5760। राइट, तो फाइनल सेविंग है 144 यूनिट्स एंड दिस इज 5760। राइट, 144 का डबल 288, 288 का डबल 576, मतलब 144 का ये 4 टाइम्स है। एक यूनिट की वैल्यू आ गई भाई 40। सवाल पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंट ऑन क्लोथ्स एंड एजुकेशन। तो क्लोथ्स पर उसने खर्चा किया 40 रुपए का, एजुकेशन पर खर्चा किया 16 रुपए का। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? डिफरेंस 40 माइनस 16 यानी 24 यूनिट। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू 40 आ चुकी है, तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 × 40 यानी 960। यस, 960 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन है। बात सभी को क्लियर है? यस और नो? यस। Next, in an examination, 70% of the candidates passed in English, 80% passed in mathematics, 10% failed in both the subjects. 144 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ। तो वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट हम कल की क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि परसेंटेज में उसको हम कैसे यूज करें। तो बस वही करना है यहां पर भी। देखो देयर आर 2 सब्जेक्ट्स, और मैं पास्ड स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स पास हुए। ठीक है, तो जरा ध्यान से बात को समझिएगा। लेट सपोज पूरे स्कूल में जो है 100% लोग हैं, पूरे स्कूल में 100% होंगे ना। 70% पास्ड इन इंग्लिश,
तो इंग्लिश में पास होने वाले हैं भाई 70% यानी 70%, राइट। और 80% पास इन मैथमेटिक्स, तो मैथ्स में पास होने वाले हैं 80%, राइट। एंड 144 कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ, 144 ऐसे हैं जो किसी में भी पास नहीं हुए, तो 144 इस सर्कल से बाहर होंगे, दोनों में से किसी में पास नहीं हुए। सो व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स? हमें ये पता है कि नंबर ऑफ पीपल, या इनफैक्ट देखो अगर मैं इसको मान लेता हूं 100x, सपोज मैंने टोटल को मान लिया 100x, तो ये कितना हो जाएगा 70x, और ये कितना हो जाएगा 80x, ठीक है। ये 70x और ये 80x हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमको बताने हैं, यानी 100x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसके लिए मुझे x की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। x की वैल्यू की मुझे रिक्वायरमेंट यहां पर होगी, ठीक है। मैं ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? मिडिल वाली वैल्यू, ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये भी दिया गया कि 10%, देखो ये भी दिया 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स एंड 10% फेल्ड इन बोथ, दिस 10% इज आउटसाइड, ठीक है। 10% फेल्ड इन बोथ यानी 10x, हम कह सकते हैं दिस शुड बी 10x। तो इन तीनों का सम 90x के बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? तो A यूनियन B वाला फॉर्मूला याद करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, A यूनियन B मतलब इन तीनों का सम, इन तीनों का सम कितना होगा 90x, 100x minus 10x 90x, that is A plus B, B is what 80x minus this intersection part is suppose y, तो minus y, तो y की जो वैल्यू हो गई 150 minus 90 यानी 60x, ये हो गई, है ना। समझ में उसी को आएगा जिसने कल की क्लास देखी है ना। कल की क्लास में जो पार्ट नंबर 7 था उसमें मैंने ये वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो 70x minus 60x is what 10x and 80x minus 60x यानी 20x, राइट। सो सवाल कहता है 144 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ, यानी 60x की वैल्यू कितनी है भाई 144, 60x की वैल्यू है 144, 6 से काट दो, 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 100x, तो 100x की वैल्यू इसका 10 टाइम्स होगी, तो इसका 10 टाइम्स किया तो 240, 240 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। डन। नेक्स्ट, 72% of the students of a certain class took biology, 44% took mathematics. Each of the student took at least one subject from biology or mathematics and 40 took both. 40 स्टूडेंट ने दोनों सब्जेक्ट लिए, तो देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज व्हाट? तो बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, बायो एंड मैथ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मुझे नहीं पता कितने कैंडिडेट हैं, मैंने मान लिया कि टोटल 100x स्टूडेंट्स हैं और बोला है कि हर एक स्टूडेंट ने एटलीस्ट वन सब्जेक्ट तो लिया ही है इन दोनों में से, यानी ऐसा कोई भी नहीं है जो इनके आउटसाइड है, यानी आउटसाइड वाला 0 हो गया, यानी इन तीनों का सम 100x के बराबर होना चाहिए, राइट। ठीक है, 72% ने बायोलॉजी लिया, यानी बायोलॉजी वाले हैं 72x। मैथमेटिक्स कितनों ने लिया? 44% ने, यानी 44x। ठीक है, अब ये कॉमन वाले कितने हैं मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको y मान लिया। तो A यूनियन B कितना होगा 100x, बिकॉज ये तो 0 है, तो 100x इज इक्वल टू A 72x प्लस B 44x माइनस इंटरसेक्शन वाला पार्ट y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कितना हो गया 116 माइनस 100x यानी 16x, सो दिस पार्ट इज 16x। 72 minus 16 is how much? 72 minus 16 is what? 56x. And 44 minus 16 is how much? 28x. Right? And 40 स्टूडेंट ने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, यानी 16x की वैल्यू 40 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो आप देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 इंटू तो 32 2.5, तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको 100 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 250,
So 250 is correct answer, option C. Clear? Yes. चलो, question number 14. In an examination, student gets 20% marks and fails by 5 marks. Another student secures 30% of maximum marks and gets 20 marks more than passing marks. What is the necessary percentage required for passing? है ना, पास परसेंटेज क्या है ये मुझे बताना है ना। तो मुझे देखो, मैं ये मान लेता हूं कि एक स्टूडेंट के 20% मार्क्स आते हैं। सपोज ये है मेरे पासिंग मार्क्स, इस पे मैं पास हो जाता हूं, है ना। अगर किसी के 20% मार्क्स आते हैं, वो 5 नंबर से फेल हो जाता है, यानी पासिंग मार्क्स से उसके कम आए, है ना। उसके टोटल से 20% मार्क्स आए और पासिंग मार्क्स से 5 नंबर उसके कम रह गए बेचारे के, राइट। 5 नंबर नीचे रह गया वो, सही तो फेल हो गया। अच्छा, अनदर स्टूडेंट हु सिक्योर्स 30% मार्क्स एंड गेट्स 20 मोर देन पासिंग मार्क्स। तो एक स्टूडेंट के 30% मार्क्स आते हैं, ठीक है, और इसके पासिंग मार्क्स से 20 मोर आते हैं। तो भाई इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 20 डिस्टेंस ये हो गई, 5 ये हो गई, तो यानी 25 हो गई। और इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 10%। तो 10% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, 10% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? ये गैप 25। तो 100%, तो यानी मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो 30% है वो कितना हो जाएगा? 30% कितना हो जाएगा? 30% जो मार्क्स हो गया, या इनफैक्ट 100% आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? या आप ऐसे समझो, छोड़ो इसको, मैं ये कह रहा हूं कि 25 मार्क्स की जो वैल्यू है ना, मुझे पासिंग मार्क्स का परसेंटेज बताना है कि जो पासिंग मार्क्स है वो टोटल का कितना परसेंट है, यही तो बताना है। तो उसी एंगल से मैं सोचता हूं, मुझे ना 20% में 5 बढ़ा देना है या 30% में 20 कम कर देना है। तो 20 की वैल्यू परसेंटेज टर्म्स में क्या होगी, या 5 की वैल्यू परसेंटेज टर्म्स में क्या होगी? तो देखो, 25 मार्क्स जो है वो 10% के इक्विवेलेंट है। तो अगर मैंने 5 से काटा तो 5 बार गया, तो 5 मार्क्स 2% के इक्विवेलेंट होंगे। अगर 25 मार्क्स 10% के इक्विवेलेंट हैं, तो 5 मार्क्स 2% के इक्विवेलेंट है। और जो पासिंग मार्क्स है ना, वो 20% से 5 ऊपर है, तो यानी 20 से 2% ऊपर है। यानी पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 20 प्लस 2, 22% हो गए कि नहीं, है ना। नो इक्वेशन नथिंग, सीधे एनकाउंटर, डायरेक्ट, है ना। आपने कोई वैल्यू नहीं, कोई वेरिएबल नहीं माना, कोई इक्वेशन नहीं बनाई, सिर्फ कॉमन सेंस से सवाल को सॉल्व किया, कॉमन सेंस प्लस कॉन्सेप्ट से, राइट। नेक्स्ट, in a test a student gets 30% marks and failed by 25 marks. Similar kind of question is there, लेकिन यहां पर पासिंग मार्क्स पूछे गए हैं, ठीक है। एक टेस्ट में स्टूडेंट के 30% मार्क्स आए और 25 मार्क्स से फेल हो गया। 30% मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स से कितने कम है? 25 कम है, 25 नीचे। And in the same test, another student got 40% marks, secured 25% more than the essential minimum passing marks. Okay. He secures, तो this is a completely different question from the previous वाले से different है, क्योंकि यहाँ पर actual difference नहीं दिया गया, percentage के terms में difference दिया गया है। Secures 25% marks more than the essential minimum passing marks, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, देखो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? जो मैक्सिमम मार्क्स है वो मैंने मान लिया 100x, ठीक है, 100x। तो एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए? 30x, 30%, एंड इज फेल्ड बाय 25 मार्क्स। मतलब अगर मैं इसको 25 नंबर और दे दूं बेचारे को, तो ये पास हो जाएगा, यानी पासिंग मार्क्स ये है, राइट। अनदर स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स, यानी दूसरे स्टूडेंट के 40% मार्क्स आए, यानी 40x, एंड ही गॉट 25% मोर देन द एसेंशियल मिनिमम पास मार्क्स। तो इससे 25% ज्यादा, मतलब इसका 5/4 टाइम्स हो गया, 5/4 टाइम्स 30x प्लस 25, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 160x इक्वल्स टू 150x प्लस 125, तो 10x इक्वल्स टू 125। तो पासिंग मार्क्स इज व्हाट? 30x। 30x की वैल्यू इसकी 3 गुना हो जाएगी, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 375 प्लस 25
कितना हो जाएगा 400, तो पासिंग मार्क्स हो गए 400, ये मेरा आंसर हो गया, राइट। कुछ लोगों को ये डाउट होगा जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, उनको ये डाउट आएगा कि सर 5/4 कैसे कर दिया। बेसिक सीखो, क्लास नंबर 2 में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में बताया गया है। परसेंटेज पार्ट नंबर 2 में ये चीज हमने बताई है कि अगर किसी चीज को हमने 25% से बढ़ाया, 25% मोर बोला, तो वो क्या हो जाएगी, अपने आप की 125% हो जाएगी। भाई 100% पहले था, 100 + 25 125% हो जाएगा, खुद का 5/4 टाइम्स हो जाएगा। दैट्स वाई वी डायरेक्टली मल्टीप्लाइड इट बाय 5/4। ठीक है, नेक्स्ट 10% of A's income is equal to 115% of B's income, 120% of C's income। ठीक है, these three things are equal, sum of their incomes is 7930, then B's income is what? ठीक है, B की इनकम क्या होगी? ठीक, ये पूछा गया है। तो देखो A की इनकम का 110% यानी 110% ऑफ A's इनकम इज इक्वल टू 115% of B's income and that is equal to 120% of C's income। ये तीन चीजें आपस में क्या है, बराबर है, राइट। तो मैंने क्या किया, 100 कैंसिल कर दिया सबसे पहले, राइट। उसके बाद मैं 5 से इसको कैंसिल कर सकता हूं, 5 से गया ये 22 बार, 5 से गया ये 23 बार, और 5 से गया 24 बार। तो मेरे पास जो कंडीशन है वो है 22A, 23B, 24C। ये तीन चीजें बराबर हैं आपस में। तो जब देखो तीन चीजें आपस में बराबर होंगी तो वो किसी ना किसी चीज के बराबर तो होंगी ना। जैसे आप कहो, आपका फ्रेंड कहे कि मेरे और तुम्हारे पास बराबर पैसे हैं, तो बराबर पैसे कुछ तो होंगे, 10,000, 20,000, 10 करोड़, 20 करोड़, कुछ तो होंगे ना, उनकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। तो मैं इन सबको बराबर मान लेता हूँ, लेकिन मैं कन्वीनियंट किसके बराबर इनको मानूं? तो आप देखो, इन तीनों के एलसीएम के बराबर मानूंगा, 22, 23, 24 के एलसीएम के बराबर। पर इनका एलसीएम कौन निकालेगा इतने बड़े नंबर्स का? तो मैं सीधे सीधे क्या करता हूं, इनको 22 × 23 × 24 मान लेता हूं फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। ये मैंने मान लिया, तो मेरे पास डायरेक्ट यहां से एबीसी का रेशो आ जाएगा, राइट। एबीसी का रेशो क्या आएगा, ध्यान से समझना। ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो 22A बराबर इतना है, तो 22 से 22 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 23 × 24 आएगा। बी की वैल्यू क्या आएगी, 23 से 23 काट दोगे तो 22 × 24 बनेगा। और सी की वैल्यू क्या आएगी, 24 से 24 कट जाएगा तो 22 × 23 बनेगा, राइट। मैं 2 से फर्दर इसको कैंसिल कर सकता हूं, 12 बार, 2 से कैंसिल हो गया 11 बार, और 2 से कैंसिल हो गया 11 बार। तो 12 × 23 कितना हो गया, 240 + 36, 276। 11 × 24 कितना हो जाएगा, 264, एंड 11 × 23 कितना हो जाएगा, 253, राइट। तो बी, तो मुझे इनकी इनकम का सम दिया गया है। सम कितना है, देखो इन तीनों की इनकम का जो सम है वो है 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट, कैरी हो गया 1, 27 27 54 54 + 25 79, 793, एंड दिस इज गिवन एज 7930। ये 7930 के बराबर हमको दिया गया है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई भाई। जब एक यूनिट की वैल्यू 10 हो गई तो बी की जो इनकम है वो 264 यूनिट है, तो 264 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 264 × 10 यानी 2640 होगी कि नहीं होगी? 2640 इज राइट आंसर। यस, ऑप्शन ए। क्लियर, यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। In the expression xy square, the values of both the variables x and y are decreased by 20%. By this, the value of expression is decreased by what? तो ऐसा कॉन्सेप्ट भी हम सीख चुके हैं बेसिक्स क्लास में, जब हमने सक्सेसिव वाली चीजें सीखी थी परसेंटेज पार्ट नंबर 3 में। तो ऐसी चीजें, ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो x × y² है ना, ये चीजें दो पर डिपेंड कर रही हैं, x और y पर। ये पूरा एक्सप्रेशन दो चीजों पर डिपेंड, दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, x और y पर। मुझसे कहा गया कि x को 20% कम किया गया, y को भी 20% कम किया गया। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% कम करोगे किसी चीज को, मतलब वैल्यू 5 से क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। ये भी 5 से 4 हो जाएगी, लेकिन यहां पर y नहीं है, y² है। तो जब मैं y² लगाऊंगा तो y की वैल्यू अगर 5 थी तो y² की वैल्यू 5² हो गई, y की वैल्यू 4 थी तो y² की वैल्यू 4² हो गई। स्क्वायर कर दो।
तो एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या आएगी, आप देखो एक्स इंटू वाई, सॉरी एक्स इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू 5 स्क्वायर यानी 125, 4 इंटू 4 स्क्वायर यानी 64। तो कितने का डिक्रीज है, तो आप देखो यहाँ कितने का डिक्रीज है, 61 का डिक्रीज है 125 पर, इंटू 100, 25 से गया 4 बार, 25 से गया ये 5 बार, 244 डिवाइड बाई 5 यानी 488 बाई 10, 48.8%। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 48.8%, ऑप्शन सी। क्लियर, चलो नेक्स्ट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25%, ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द ओवरऑल चेंज इन पेरीमीटर। ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो अगर हमको लेंथ और ब्रेथ में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है ना, मैंने आपको बात बेसिक्स में बताई थी, परसेंटेज पार्ट नंबर 3, क्लास नंबर 3 में ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब लेंथ और ब्रेथ में कोई रेशियो कोई रिलेशन नहीं दिया गया है तो हम पेरीमीटर का चेंज नहीं निकाल सकते। एरिया का निकाल सकते हैं, पेरीमीटर का नहीं निकाल सकते। अब आप कहोगे सर एरिया का क्यों निकाल सकते हो, देखो मैं सीधी बात बताता हूँ, कोई सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज एरिया। लेंथ को हमने 25% से बढ़ाया, तो मैंने कहा कि सर सपोज मैं वेरिएबल लेकर चलता हूं, टू बी ऑन सेफ साइड, मैंने वेरिएबल लिया कि लेंथ 25% बढ़ी, मतलब पहले 4x थी तो 5x हो गई, और सर ब्रेथ जो थी ना वो 20% से डिक्रीज हो गई, यानी 5y थी। अब दूसरी वैल्यू है तो दूसरा वेरिएबल लेंगे ना, लेंथ के लिए x लिया तो ब्रेथ के लिए दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि वी डू नॉट नो द रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। ये 20% से कम हो गया, मतलब 4y हो गया। अब अगर आप एरिया की बात करोगे तो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 20xy, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे और ये जो एरिया होगा वो होगा 20xy। तो xy से xy कट जाता है, मैं यहां पर चेंज देख सकता हूं, 0% का चेंज है एरिया में, मैं सर्टेनली कह सकता हूं कि एरिया में 0% का चेंज है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पेरीमीटर, यहां पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू 4x प्लस 5y, और यहां क्या होगा 2 इंटू 5x प्लस 4y, राइट। तो यहां मैं चेंज तो निकाल लूंगा, चेंज कितना है, इसमें से इसको माइनस करो, 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, है ना, इसमें से इसको माइनस किया प्लस एक्स, इसमें से इसको माइनस किया माइनस वाई, डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यूज 2 इंटू 4x प्लस 5y इंटू 100, यही तो आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या इसके आगे आप सोल्व कर सकते हो इसको, नहीं कर सकते, क्योंकि x और y कैंसिल नहीं हो रहे हैं। एरिया के केस में x और y कैंसिल हो जाते हैं, रेशो आ जाता है, यहां पर आप इनका रेशो लोगे तो x और y कैंसिल नहीं होंगे। सो दैट्स व्हाई पेरीमीटर का जो चेंज होगा वो क्या होगा, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। नेक्स्ट, if in a cuboid the breadth is decreased by 1 by 9%, length is decreased by 12.5%, height is decreased by 10%, what is the effect on the original volume? So you know volume is length into breadth into height, LBH। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है LBH, राइट। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो लेंथ है, लेंथ इज डिक्रीज बाय 12.5%, यानी कि वैल्यू 8 से क्या हो गई, 7 हो गई। ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 11, 1/9%, जिसका मतलब 1/9 ही होता है, इसका मतलब 1/9 होता है ना, मतलब 9 से क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। और जो हाइट होगी, हाइट इज डिक्रीज बाई 10%, मतलब 10 में 1 का डिक्रीज, यानी 10:9 हो गई। तो जो वॉल्यूम होगा वो LBH होगा, यानी 8 इंटू 9 इंटू 10, और यहाँ पर 7 इंटू 8 इंटू 9। जब आप इनका रेशियो लोगे तो 8 9 से 8 9 कैंसिल हो गया, 10 से 7 हुआ, मतलब 30% का डिक्रीज है। तो वॉल्यूम इज डिक्रीज बाई 30%, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट, a man spends 75% of his income. If his income is increased by 20%, he increases the expenditure by 15%. Then his savings will be increased by what percent? ठीक है, तो मैन स्पेंड 75% ऑफ द इनकम, मतलब अगर 75% का मतलब क्या होता है, 3/4, यानी कि अगर वो 40 रुपए कमाता है तो 30 रुपए उसमें से खर्चा कर देता है, 10 रुपए बचाता है। सो दिस इज इनकम, दिस इज एक्सपेंडिचर, दिस इज सेविंग, ये वैल्यू मैंने मान ली। अब सवाल कहता है कि इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, 20% बढ़ा, तो इसका 20% 8 होगा, तो ये 48 हो गया।
एक्सपेंडिचर 15% बढ़ा, प्लस 15% कर दिया। अच्छा एक काम कर दो, एक एक जीरो और लगा दो सब में, 400 300 100 मान लो, तो ये 480 हो गया। 15% इसका निकालोगे 45 हो जाएगा, 345 हो गया एक्सपेंडिचर। सेविंग कितनी आ जाएगी? सेविंग होगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया? 135। तो सेविंग में कितने का इंक्रीज है? 35% का। सेविंग इज इंक्रीज बाई 35%। नेक्स्ट, Ram saves 14% of his salary while Shyam saves 22%. Both get the same salary and Shyam saves 1540. What is the saving of Ram? ठीक है, दोनों की सैलरी सेम है ना, दोनों की सैलरी सेम है। लेट्स सपोज दैट इज x, तो इफ वी गेट सेम सैलरी एंड श्याम जो है x का कितना बचाता है? श्याम बचाता है इसका, या बेसिकली आप ऐसे समझो, दोनों की सैलरी सेम है एंड दैट इज सपोज 100%, दैट इज 100%। तो मुझे वैल्यू किसकी दी गई है? श्याम की सेविंग की। ठीक है, तो श्याम की सेविंग कितनी है? 22%। तो 22% ऑफ द इनकम इज इक्वल टू 1540। हमें बतानी है राम की सेविंग, तो राम की सेविंग है 14%, तो 14% की वैल्यू क्या होगी? देखो जरा, 22% की वैल्यू इतनी है, 14% की वैल्यू कितनी होगी? 22 का 7 टाइम्स है, तो 1% की वैल्यू 70 हो गई। तो 14% की वैल्यू इसका 14 टाइम्स 980, ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट, in an examination in which full marks were 500, A got 10% less than B, B got 25% more than C, C got 20% less than D, A got 360, then what percentage of full marks was obtained by D? देखो A got 10% less than B, A को B से 10% कम मिलते हैं, B को C से 10% 25% ज्यादा मिलते हैं, और C को 20% कम मिलते हैं। तो मैं शुरुआत कहां से करूं यहाँ की? देखो जब आपको D होगा तो D को 20% कम करके C आएगा, C को 25% बढ़ाकर B आएगा, और B को 10% कम करके A आएगा। तो शुरुआत मुझे करनी चाहिए D से। तो मैंने कहा सर D, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद B एंड उसके बाद A, है ना, ये चारों मैंने ले लिए। आप ये देखो कि ये जो वैल्यू है ना वो 10% यानी 1/10 है। कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वैल्यू मानेंगे ना, ये नहीं कि कुछ भी 100 से ही शुरुआत कर दी। 1/4 एंड दिस इज व्हाट 1/5। तो ही मैंने जो रिमेनिंग वाला सवाल था उसमें भी आपको ये बताया था कि इनिशियल वैल्यू क्या माने? इनका प्रोडक्ट 5 × 4 20 × 10 200, तो मैंने इनिशियल वैल्यू मान ली 200। अगर आप ऐसे लेकर चलोगे तो कोई पॉइंट में नहीं जाओगे। C गॉट 20% लेस देन D, तो इससे 20% कम, तो इसका 20% हो गया 40, 40 कम कर दो 160। B गॉट 25% मोर देन C, तो 25% इसका कितना होगा? 1/4 यानी 40 हो गया, 40 ऐड कर दिया तो 200। एंड A गॉट 10% लेस देन B, तो इसका 10% 20 हो गया, 20 कम कर दो 180 हो गया। A गॉट 360 मार्क्स, A को मिलते हैं 360, तो यानी 180 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 360, तो एक यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, तो D को कितने मार्क्स मिलेंगे? 200 यूनिट्स, तो 200 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। 200 यूनिट की वैल्यू जब 400 हो गई तो इसके कितने मार्क्स आए? फुल मार्क्स में से 400 मार्क्स आए 500 में से, तो 4/5 यानी 80% मार्क्स उसके आएंगे। अगर 500 में से 400 आए मतलब 80% आए। नेक्स्ट, a customer is able to buy 6.2 kg more sugar for 837 when the government reduces the price of sugar by 10%. What is the price per kg? reduced price per kg। तो ऐसे सवाल भी हम काफी कर चुके हैं। ठीक है, देखो 837 रुपीज उसे खर्च करने हैं, चाहे प्राइस कम हो या ज्यादा हो। तो प्राइस जो है गवर्नमेंट में 10% कम कर दिया, तो 10 से 9 हो गया प्राइस। तो जो जो क्वांटिटी वो परचेज कर पाएगा वो रिवर्स रेशियो में आ जाएगी 9:10। कितनी क्वांटिटी एक्स्ट्रा परचेज कर पा रहा है? 1 यूनिट, है ना, और दैट इज इक्वल टू 6.2 kg। तो रिड्यूस्ड प्राइस मतलब हायर क्वांटिटी, तो अब जो है रिड्यूस्ड प्राइस के साथ वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर पा रहा है? 10 यूनिट्स, तो 10 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 62 kg। कितने रुपए खर्च किए उसने? 837 खर्चा करके 62 kg खरीदा है, तो कितना पर केजी प्राइस हो गया? 31 से गया 2 बार, 31 से जाएगा 2 बार, 31 × 2 62, बचेगा कितना? 21। 217 जो है 31 से जाएगा 7 बार, तो इससे कैंसिल किया 13.5, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, अ डिस्ट्रिक्ट हैज
64,000 inhabitants. If the population increase at the rate of 2.5% per annum, number of inhabitants at the end of 3 years is what? तो देखो 2.5% का मतलब होता क्या है, आप ये जानते हो कि सर 2.5% का मतलब होता है 1/40, बिकॉज 25% होता है 1/4, तो 2.5% उसका 1/10 है। तो आप सीधे सीधे रेशियो बनाओगे 40 से 41, ये 1 साल में होता है। बात 3 साल की हो रही है तो 3 से कर दो, मतलब पावर लगा दो 3, तो ये हो गया 64,000 और ये हो गया 41 का क्यूब। अब भाई 41 का क्यूब पता होना चाहिए, तो चलो वॉट एवर इट इज, तो ये तो 64,000 पहले से ही है ना, तो ये वैल्यू 41 का क्यूब आएगी, है ना। तो 64,000 ही दिया गया है मुझको यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 41 क्यूब के बराबर ही आएगी। 41 का क्यूब 1 में एंड होगा, तो यानी कि ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, तो या तो आंसर ये होगा या ये होगा, राइट। तो 41 का क्यूब हम निकाल लेते हैं, या तो आप ऐसे निकालो 41 इंटू 41, जैसे अगर आपको मेथड नहीं पता तो पहले इनको मल्टीप्लाई करो, 1681 होगा, फिर इसको 41 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, वो आप कर सकते हो, या आप मुझे डायरेक्ट तरीका अगर आता है तो मैं डायरेक्ट मेथड लगाऊंगा, है ना। तो आप डायरेक्ट क्यूब निकालने का मेथड लगा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले 4 क्यूब 64, फिर इसका 1/4 16, इसका 1/4 4, इसका 1/4 1, इसका डबल किया 32, इसका डबल किया 8, इनको ऐड कर दिया 12 49 68 68921, so the right answer is C. Clear? Next, the population of a town is this, the ratio between women and men is this, if there are 24% literate among men and 8% literate among women, the number of literate persons in the town is what? Right? Number of literate persons in the town is what? ठीक है, चलिए, तो पॉपुलेशन बड़ी खतरनाक सी वैल्यू दे रखी है, मैन विमेन का रेशियो इतना इतना है, ठीक है। 24% लिटरेट अमंग द मैन एंड 8% लिटरेट अमंग विमेन। तो देखो हम सबसे पहले रेशियो की बात करते हैं, 43:40। आप एक्चुअल वैल्यू निकालने में मत लग जाना, मैन विमेन, ठीक है। तो आप जरा देखो कि मैन यहाँ पर कितने हैं, 24% लिटरेट, तो मैन में से 24% लिटरेट है और विमेन में से 8% लिटरेट है, तो ओवरऑल कितना परसेंट लिटरेट है ये निकालने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर वेटेड एवरेज लगा सकता हूँ, है ना। यानी n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, है ना। सो दिस इंटू दिस, तो 24 इंटू 3 72 कैरी हो गया 7, 24 इंटू 4 96 प्लस 7 103, प्लस 40 इंटू 8 कितना हो गया 320, डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम कितना 83, है ना। इतने परसेंट लिटरेट आएंगे ओवरऑल पॉपुलेशन में। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 1352 डिवाइडेड बाई 83, और 83 सिंस इज अ प्राइम नंबर सो यू हैव टू कैंसिल इट बाई 83, डिवाइड करना पड़ेगा 1352 को 83 से डिवाइड करेंगे वन टाइम, 83 कितना बचेगा 52, 522 इससे जाएगा आई थिंक 8 इंटू 6 48, 6 बार जाएगा, 6 से 6 इंटू 3 18 कैरी हो गया 1, 48 और 49 490, 24 बचेगा, है ना। चलो वॉट एवर इट इज, मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये तो इससे कैंसिल नहीं हो रहा, मैं इतना ही परसेंट लिखा रहने देता हूं इसको। इतना परसेंट इसमें से जब मैं निकालूंगा तो 311250 मल्टीप्लाइड विथ दिस परसेंट 1352 अपॉन 8300 आ जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो इससे इसको काट दूं। अगर 83 से ये नहीं कट रहा तो ये कटेगा, है ना, कोई ना कोई तो कैंसिल होगा क्योंकि पॉपुलेशन तो इंटीजर में आनी चाहिए। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर इसके बाद आ जाएगा, ये आप कर लीजिएगा। Expenses on rice, fish and oil of a family are in this ratio. Price of these articles increased by 20%, 30%, 50%. Total expenses is increased by what? तो ये भी weighted average से हम solve करेंगे, 12, 17, 3, right? 20% से बढ़े यहाँ पर प्राइस, यहाँ 30% से और यहाँ 50% से, ठीक है। जिस परसेंट से प्राइस बढ़ेंगे उसी परसेंट से आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, राइट क्योंकि आप कंजम्पशन तो कम कर नहीं रहे हो, कंजम्पशन की तो बात ही नहीं हुई ना यहाँ पर। तो जितना प्राइस बढ़ाओगे उतना ही आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो टोटल कितना बढ़ेगा, जैसे अभी हमने वहां पर किया n1 इंटू a1 यानी 240 प्लस n2 इंटू a2
यानी 510 प्लस n3 इंटू A3 यानी 150 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3, ये कितना हो गया 32। ठीक है, तो इनको अगर मैंने ऐड किया तो कितना आ गया, दिस इज 0, 5 और 1 6 और 4 10, कैरी हो गया 1 9, 900/32। 8 से गया, 4 से गया 8 बार, 4 से गया 225 टाइम्स, 8 इंटू 2 16, बचेगा कितना 6, 8 इंटू 8 64, बचेगा 1, 28 1/8%। ऑप्शन डी 28 1/8%। क्लियर। नेक्स्ट, cost of apple is twice that of banana and the cost of banana is 25% less than that of guava. If the cost of each type of fruit is increased by 10%, then the percentage increase in the cost of 4 bananas, 2 apples and 3 guavas is what? ठीक है, ये हमसे पूछा गया। तो देखो, cost of apple is twice that of banana and cost of banana is 25% less than guava। तो मैं guava से शुरू करता हूं, एप्पल, बनाना एंड गुआवा। सवाल ये कहता है कि बनाना की कॉस्ट 25% कम है गुआवा से, 25% कम है ना, तो मैं कहा कि इसकी कॉस्ट है 4 रुपए। ठीक है, इसकी कॉस्ट है 4 रुपए, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इससे 25% कम यानी 3 रुपए। और जो एप्पल की कॉस्ट है वो बनाना का डबल है यानी कि 6 रुपए हो गई। ये इनकी कॉस्ट का रेशियो हो गया 6:3:4। कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्रूट इंक्रीज बाई 10%, है ना, हर टाइप के फ्रूट की कॉस्ट आप 10% बढ़ा रहे हो। अच्छा, यहाँ पर द की थिंग इज कि एवरीथिंग इज इंक्रीज बाई 10%। अगर सारी चीजें 10% से ही बढ़ेंगी ना, तो ओवरऑल भी 10% से ही बढ़ेगा। आप चाहें तो देख सकते हैं, देखो एक एप्पल की कॉस्ट अगर 6 रुपए है, तो 2 एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 2 12 रुपए। एक बनाना की कॉस्ट जो है वो 3 रुपए है, तो 4 बनाना की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 4 12 रुपए। और एक गुआवा की कॉस्ट अगर 4 रुपए, तो 3 गुआवा की कॉस्ट 4 इंटू 3 12 रुपए हो गई, राइट। तो इनकी कॉस्ट का रेशियो आ गया 1:1:1। इसमें भी 10% का चेंज है, इसमें भी 10% का, इसमें भी 10% का। भाई अगर एक गुआवा की कॉस्ट में 10% का चेंज होता है, तो 3 गुआवा की कॉस्ट में भी 10% का ही चेंज होगा, 30 नहीं होगा, है ना। परसेंटेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, है ना। तो n1 इंटू a1 आप लगाओगे 1 इंटू 10 10, 1 इंटू 10 10 प्लस 1 इंटू 10 10 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो अगेन यू विल अराइव एट द सेम पॉइंट 30/3। तो वही परसेंटेज वैल्यू पर आप पहुंच गए 10%, है ना। तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, सवाल को सिर्फ रीड करना था और हमें इस बात पर ध्यान देना था कि 10% है, तो वी डू नॉट नीड दिस कैलकुलेशन। एवरीथिंग इंक्रीज बाई 10%, तो टोटल भी 10% से ही बढ़ेगा, राइट। ओवरऑल भी 10% का ही चेंज आएगा। 200 liter mixture contains 15% water, the rest is milk. The amount of milk that must be added so that the resultant mixture contains 87.5% milk, right? आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं या नॉर्मल एक्स मानकर भी कर सकते हैं। देखो 87.5% सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, 87.5% है भाई 7/8। पहली क्लास परसेंटेज पार्ट 1 में ये चीज बताई हुई है कि इसका मतलब 7/8 होता है। कैसे होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 100 माइनस 12.5%, 1 माइनस 1/8 7/8। और 15% का मतलब होता है 15/100 यानी 3/20, राइट। ये है 3/20। तो 200 लीटर मिक्सचर में 15% क्या है, वाटर है। यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, तो वाटर है 15%, यानी अगर 20 लीटर टोटल है तो उसमें 3 लीटर पानी है, 20 लीटर टोटल है तो उसमें 3 लीटर वाटर है, तो रिमेनिंग 17 लीटर मिल्क होगा, राइट। तो 17:3 हो गया मिल्क और वाटर का रेशियो। और बाद में इतना परसेंट मिल्क आ जाता है, यानी 7/8 मिल्क आ जाता है, मतलब 8 लीटर मिक्सचर में 7 लीटर मिल्क है तो 1 लीटर पानी होगा। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में मैंने मिलाया क्या है, मिल्क मिलाया है, मिल्क ऐड किया है, तो वाटर सेम रहना चाहिए। तो वाटर को सेम बनाने के लिए हम क्या करें, यार 3 यूनिट है या 1 यूनिट है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 7:1 को 3 से मल्टीप्लाई करके मॉडिफाई कर देते हैं, तो ये बन गया 21:3। यस, इसको हटा दो बिकॉज दिस टू रेशियो आर सेम। तो यहाँ पर वाटर सेम हो गया ना। तो हमने देखा कि 200 लीटर मिक्सचर था, मतलब ये टोटल था 20 यूनिट, 17 + 3 20 यूनिट। इसकी वैल्यू 200 लीटर के इक्विवेलेंट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर के बराबर हुई। तो कितना मिल्क हमने यहाँ पर ऐड किया, 5 यूनिट।
4 यूनिट मिल्क ऐड किया है, तो जो 4 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 40 लीटर होगी कि नहीं होगी, 40 लीटर ऑप्शन सी। तो ये तो हुआ रेशियो मेथड, है ना। नॉर्मली आप इसको कैसे करते, देखो बहुत सिंपल है, क्या करते, अच्छा हम मिल्क ऐड कर रहे हैं तो वाटर सेम रहना चाहिए कि नहीं, अगर हम मिल्क ऐड कर रहे हैं तो वाटर सेम रहना चाहिए, यस। तो वाटर सेम रहना चाहिए, मतलब पहले वाटर कितना है, देखो हमने मिल्क ऐड किया है तो पानी तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की ना, पानी उतना ही रहेगा, तो हम कहेंगे कि पहले वाटर कितना है 15%, तो इसका 15% हो गया 30 लीटर, मैंने कहा कि 15% इसका हो गया 30 लीटर, ये वाटर है, इनिशियली वाटर इतना है, और फाइनली वाटर कितना होगा, अगर मिल्क है 87.5% तो वाटर कितना होगा 12.5%, 100 minus 87.5 is 12.5, 12.5% means 1/8 of total solution, और टोटल सॉल्यूशन कितना है भाई, टोटल सॉल्यूशन टी मान लो, है ना, फाइनली टोटल सॉल्यूशन इज टी, सो टी कितना आ गया 8 इंटू 30, 240 लीटर, ठीक है 240 लीटर, ये सुनो, मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो 200 लीटर था और अब हो गया 240 लीटर, यानी हमने कितना क्वांटिटी ऐड की है 40 लीटर, 40 लीटर मिल्क हमने ऐड किया है, 40 ही तो आ रहा है हमारा आंसर, ऐसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा ज्यादा सिंपल है इन केस ऑफ दिस डेटा, डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये वाली अप्रोच बेटर है, यस। तो डेटा पर डिपेंड करती है हमारी अप्रोच। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30, ये दोनों सवाल होमवर्क में आपको ट्राई करने हैं और कमेंट करके इसके आंसर बताने हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक और जरूरी जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये जो बेहतरीन ऐप है टेस्ट कोच, इसको आप जरूर अपने फोन में डाउनलोड कर लें। आईफोन में डाउनलोड करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और एंड्रॉइड में डाउनलोड करने के लिए इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, राइट। इसमें आपको सीयूईटी एग्जाम के लिए फ्री मॉक टेस्ट अवेल कराए जा रहे हैं, तो इसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आगे जो भी स्टडी मटेरियल होगा, जो भी क्लासेस होंगी उस ऐप पर होंगी, यूट्यूब पर तो चलेंगे ही, साथ में सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट मॉक टेस्ट, फ्री मॉक, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, तो इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।